यूपी पीसीएस 2023 का प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया। आप सब ने अब तक देख भी लिया होगा। जो अभ्यर्थी इस साल सफल हुए 4047 अभ्यर्थी, उनको बहुत बहुत बधाई। लेकिन आज का ये वीडियो जो है, हम उन अभ्यर्थियों को यहाँ पर डेडिकेट करने जा रहे हैं जिन अभ्यर्थियों का नहीं हुआ। यूपी पीसीएस 2023 जिनका नहीं हुआ है, उनके पीछे का कारण क्या है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पर हमारी कमियाँ क्या हैं, हमने क्या गलतियां की हैं जो हमारा इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ है। और मैं आप सभी से चाहूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और साथ ही साथ ये भी मैं चाहूंगा कि कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर बताएं कि आपसे क्या गलती हुई, आपका स्व मूल्यांकन अपने बारे में क्या कहता है कि आपके अंदर कौन सी कमी रह गई है और वो दूर करने का क्या प्रयास होगा। आज के इस सेशन में मैं कह सकते हैं कि सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करूंगा कि क्या आपकी जो असफलता का कारण रहा इस बार, जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ है, उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं। क्योंकि मेरा पढ़ाने का जो अनुभव है, काफ़ी सारे अभ्यर्थियों से जो मुलाकात हुई, जो बातें हुई हैं, उनसे मुझे जो स्पष्ट हुआ है, उन्हीं चीज़ों को लेकर मैं आपसे बातें करने जा रहा हूँ। लेकिन आपका अपना अनुभव भी हो सकता है, आपके अपने पहलू भी हो सकते हैं। और मैंने कहा था कि आप स्व मूल्यांकन करें, क्योंकि जब तक आप अपने आप को ये नहीं समझा पाएंगे, जब तक आप अपनी कमियों को नहीं पता कर पाएंगे, तब तक आपको अगले पड़ाव की ओर, जो आपका ड्रीम है, जो आपके गोल हैं, जो आप चाहते हैं, वो आपको नहीं मिलेगा जब तक कि आपकी कमियां आपसे दूर नहीं होती हैं। तो मेरे मन में आज जो सवाल है वो दो तरीके के हैं। पहला सवाल है कि 2023 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ क्लियर। क्यों क्लियर नहीं हुआ मेरा 2023 में यूपी पीसीएस प्रीलिम्स। ये सभी अभ्यर्थियों के मन में, जिनका नहीं हुआ उनके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए। और ये सिर्फ सवाल नहीं आना चाहिए, बल्कि इसका जवाब भी आपको ढूंढना चाहिए। दूसरा, अगर इस सवाल का आपको जवाब यहां पर मिलता है तो दूसरा सवाल भी आपके समक्ष खड़ा हो जाएगा। क्योंकि 2023 तो गया, लेकिन 2024 जो अगला साल है, जो टारगेट करना है कि 2024 में मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, यह भी सवाल उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यह सवाल आपको पहले सवाल के बाद ही आएगा। ये पहला सवाल पहले, ये दूसरा सवाल पहले नहीं आएगा। ये क्रम है हमारा। हमें पहले ढूंढना है हमेरा प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ है और इसके पीछे के कारण क्या है। क्योंकि जब तक आपको अपनी कमियां नहीं पता चलेंगी, उनको दूर नहीं करेंगे, तब तक यहां पर इस सवाल का जवाब शायद नहीं मिल पाएगा। तो चलिए मैं ढूंढने का प्रयास करता हूं, मेरा अपना अनुभव क्या कहता है कि आपका प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ होगा। इसके वेरियस रीजंस हो सकते हैं और हर एक स्टूडेंट का जरूरी नहीं कि ये पांचों के पांचों रीजन होंगे। मैं यहां सिर्फ 5 रीजन की, और भी कई सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे मैं 5 रीजन की बात करूंगा। आपको अगर लगता है कि इसके इतर भी आपका कोई स्व मूल्यांकन जरूर करिए और पता करिए क्यों, और अपना मूल्यांकन कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी कमी क्या रह गई है। चलिए मैं बताता हूं, यहां पे इन दोनों सवालों के जवाब ढूंढने का प्रयास करते हैं। चलिए पहले सवाल का जवाब ढूंढते हैं। क्या है पहला सवाल? पहला सवाल है कि यूपी पीसीएस 2023 में प्रीलिम्स क्यों नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल से यहां पर इस बार की असफलता के आपके 5 कारण हो सकते हैं। ये 5 कारण क्या हैं? सबसे पहला कारण, जो कि बहुत बड़े स्तर पर देखने को पिछले कुछ सालों से दिख रहा है, और जब से ये आया है तब से लगातार इसको लेकर दुविधा बनी रहती है। और कई सारे बच्चों को हमने देखा है कि वो बहुत सारी पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन इस चीज को तब तक नहीं छूते हैं जब तक कि एग्जाम पास नहीं आ जाता है। और कई बार एग्जाम जो होता है, इस पेपर ये इतना टफ हो जाता है कि वो वहां पर उतना अच्छा स्कोर नहीं पकड़ पाते हैं, जिसके कारण उनकी सारी मेहनत खराब हो जाती है। आई होप अब तक आप समझ गए होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। वो है सीसेट। सीसेट जो कि आपके प्रीलिम्स का एक पूरा पेपर होता है, लेकिन इस पूरे पेपर की तैयारी आप सिर्फ 2 से 3 महीने करते हैं, और वहीं दूसरी तरफ आप सामान्य अध्ययन की जो तैयारी होती है उसको साल के 12 महीने या 2-2 साल, 1.5 साल आप लगातार उसको पढ़ते रहते हैं। लेकिन जो कि एक पेपर है, जरूर यहां पर देखा जाए तो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इस क्वालिफाइंग नेचर का होते हुए भी आप यहां पर उसको इतना तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि आप उतना स्कोर लेकर आ पाए कि आप इसे क्वालिफाई कर जाएं। अब सीसेट में मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि वो सिर्फ इसे तब यहां पर इसके बारे में पूछना शुरू करते हैं कि सर सीसेट की तैयारी कैसे करें, जब आपका यहां पे प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाता है, महीने 2 महीने आपके पास समय आ जाते हैं, तब आप कहते हैं सर क्या करें। उस शॉर्ट टाइम में आप ऐसी ट्रिक चाहते हैं कि आपको इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाए। और देखा जाए तो इस एग्जाम में जो लगातार इस पे पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति रही है, उसमें लगातार परिवर्तन आए हैं, ये लगातार टफ होते जा रहे हैं। और इसके कारण यहां पर आपको देखा जाए तो आपको इस पेपर की तैयारी का जो प्रयास करना है, इसको और पहले से करना चाहिए।
सीसैट क्योंकि देखा जाए तो इस पेपर में आता क्या क्या है, इसमें आपको देखिए तो मैथ आती है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, मेंट आपको देखा जाए तो कई सारे यहाँ पर एप्टीट्यूडनल क्वेश्चन है, इंटरपर्सनल स्किल्स रिलेटेड है, डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको एप्टीट्यूड है, डिसीजन मेकिंग है, इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, और ये सारी चीज़ें आपको सीसैट में आती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो इसमें जनरल हिंदी का भी क्वेश्चन आपको शामिल रहता है, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन सीसैट में ही। अब यहाँ पर ये सारा कुछ आपको आता है, लेकिन यहाँ पर आप इसकी तैयारी नहीं कर रहे होते हैं। आप यहाँ पर सोचते हैं सर मैथ हम नहीं पढ़ेंगे, रीजनिंग नहीं पढ़ेंगे, इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे, साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो कंप्रीहेंशन भी होती है, ठीक है, हिंदी का जो है कंप्रीहेंशन भी आपको आता है। अब यहाँ पर आप ये सारी चीजें नहीं करेंगे तो आप करेंगे क्या? अगर आप सब कुछ छोड़ देंगे, आप एक टॉपिक कंप्रीहेंशन सोचेंगे हम कर लेंगे। कंप्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पे सफलता के चांसेस और भी कम हो जाते हैं, क्योंकि कंप्रीहेंशन एक ऐसा टॉपिक है जहां पर आपके तर्क वितर्क करने की जो क्षमता होती है वो पहचानी जाती है, और कई बार यहां पर सबकी अलग अलग सोच हो सकती है और उसमें गलतियां होने के चांसेस बहुत हो जाते हैं। तो आप सभी की मेरे ख्याल से जो एक कमी रह गई है वो है सीसैट। 2024 के एग्जाम से पहले यहां पर हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने सीसैट की क्षमता को इतनी बेहतर कर लें कि यहां पर हम सीसैट को क्वालिफाई कर पाएं, और उसके बाद जीएस का नंबर आता है। क्योंकि मेरे ख्याल से एक बड़ा यहां पर सेगमेंट आता है कि सीसैट आप लोगों का अच्छा नहीं रह पाता है। कई सारे बच्चों का यहां पर सीसैट डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और इसके कारण वो जीएस में अच्छे होते हुए भी वहां पर मेंस क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। तो पहला जो काम, जो पहली असफलता का रीजन हो सकता है, ऐसा जिन भी बच्चों के साथ है, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश या इस तरह की चीजों के साथ भाग रहे हैं, सीसैट समझ में नहीं आ रहा है, वहां पे पहला काम यही करना है कि 2024 के लिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए होगा तो एक काम जो आपको करना है, जिनकी सीसैट कमजोर है उन्हें अपने काम यहां पर लगना है कि पहली जो समस्या है सीसैट, अगर आपकी भी है तो जरूर बताएं, जिनकी सीसैट की समस्या है उन्हें दूर करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आता है दूसरा कारण। ये तो हो गया पहला कारण, ठीक है। अब पहले कारण के बाद अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा रीजन भी होगा। ऐसा नहीं कि सबकी सीसैट कमजोर होगी, बहुत सारे बच्चों की सीसैट अच्छी होती है, उनका सीसैट क्वालिफाई हो जाता है। तो फिर उन बच्चों का क्यों नहीं हुआ? उनमें से ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका सीसैट तो हो गया होगा, सीसैट अच्छा गया होगा, ठीक है, उन्होंने क्वेश्चन हल किए होंगे, देख रहे होंगे, क्वालिफाई हो रहा होगा, फिर उनका क्यों नहीं हुआ? अब उनके सामने देखिए दूसरे तरीके की, मैंने बहुत बच्चों को देखा है कि वो एक दूसरी समस्या, एक दूसरे तरीके के टारगेट्स लेकर आ जाते हैं पढ़ाई करने। वो होता है कि एक ही साथ पर एक से ज्यादा परीक्षा की तैयारी आप कर रहे होते हैं, मल्टी एग्जाम। मल्टी एग्जाम की जब आपके साथ प्रॉब्लम होगी तो आप किसी एक एग्जाम पर फोकस नहीं होते हैं, और ऐसा होता है कि कई सारे बच्चे ऐसे आ जाते हैं, जैसे कि यहां पर दो एग्जाम को लेकर सबसे ज्यादा मैंने देखा है, यूपीएससी, यूपीपीएससी, ठीक है। और इनके एग्जाम देखिए, आप दोनों एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन इन दोनों ही एग्जाम के ना तो आपने पैटर्न समझे, ना तो यहां पर आपने इसके सिलेबस को देखा, ना तो यहां पर आपने इनके क्वेश्चन स्टैंडर्ड को देखा, ना तो यहां पर इनकी पिछले कुछ सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से यह समझने का प्रयास किया कि इन दोनों में कितना अंतर है। बस आपने क्या किया, आपने ये सोचा, ये समझा, ये जाना, और बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि देखिए यूपीएससी, यूपीपीएससी का सिलेबस ऑलमोस्ट एक जैसा है, आप इसकी तैयारी एक साथ कर सकते हैं। तैयारी करना, पढ़ना किसी विषय वस्तु को बहुत अच्छी बात है। देखिए इतिहास का सिलेबस दोनों में सेम है, आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैटर क्या करता है? मैटर करता है कि यहां पे देखिए यूपीएससी हिस्ट्री को लेकर अपना विचार क्या रखता है, क्या चाहता है हिस्ट्री से रिलेटेड। वहीं यूपीपीएससी को लेकर देखें तो हिस्ट्री से क्या चाहता है। यहां पर देखें यूपीएससी जो क्वेश्चन आपसे पूछेगा वो यहां पर आपको मल्टी चॉइस क्वेश्चन के साथ साथ देखा जाए तो कथन कारक करके पूछेगा, लेकिन यूपीपीएससी देखें तो वो वन लाइनर पूछता है, ठीक है। तो यहां पर देखा जाए इनकी पढ़ने की जो शैली है वो डीप है, सिस्टमेटिक ढंग से यहां पर देखा जाए तो आपको यूपीएससी ज्यादा यहां पे डिटेल, डीप नॉलेज की यहां पर आपको बात करता है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन का काफी हाई रहता है। और इस यूपीपीएससी की बात करें तो वहां पे वन लाइनर आपको फैक्चुअल डेटा रहता है, कुछ भी वहां पे पूछा जा सकता है। यहां पे कई सारे विषयों में यहां पर आप कह सकते हैं कि देखा जाए तो आर्ट एंड कल्चर और आधुनिक भारत को यहां पे प्राथमिकता देते हुए दिखाई देंगे, लेकिन यूपीपीएससी में हम देखें तो यहां पर एशियन और मिडल हिस्ट्री को भी उतनी ही प्राथमिकता मिल जाती है। तो क्या है? अंतर है यूपीएससी और यूपीपीएससी में। इस बार सिलेबस भी देखें, दोनों का अंतर हो गया। पेपर 5 और 6 यहां पर उत्तर प्रदेश स्पेशल को जोड़ दिया गया।
अब ऐसी स्थिति में आपकी तैयारी कैसी होनी चाहिए, ये बहुत विशेष हो जाता है कि सबसे पहला जो काम आप जो गलत करते जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा रीजन है यहां पर सक्सेसफुल ना हो पाने का। यहां पे देखिए अपवाद हो सकते हैं, कई बच्चे हो सकते हैं जिनका यूपीएससी यूपीपीएससी में सफल होना ठीक है हो गया होगा, उनकी तैयारी उसके पीछे रही होगी, लेकिन यहां पे एक रीजन ये बहुत आता है कि अगर आपकी तैयारी नहीं है और आप एक साथ यहां पे दोनों एग्जाम को टारगेट करने जाते हैं तो यहां पे ना तो यूपीएससी होगा और ना ही यूपीपीएससी होगा। तो मेरा जो यहां पे एक सुझाव है कि आप सबसे पहले अपना एक एग्जाम को लेकर पूरी तरीके से फोकस हो, उस पर पूरी मेहनत करें, उसके सिलेबस को अच्छे से समझें, उसके स्टैंडर्ड को देखें, उसकी डिमांड को समझें और उसके अकॉर्डिंग उन सब्जेक्ट को तैयार करें। क्योंकि यहां पर अगर आप ये रीजन आपका है तो ये भी एक बड़ा रीजन मुझे समझ में आता है कि मल्टी एग्जाम को टारगेट करने से भी कई बार आपके एग्जाम एक ही एग्जाम पे फोकस ना होकर, उसकी अच्छी तैयारी ना होकर, उसके सभी आयामों को ना समझना भी इस एग्जाम की असफलता का एक बड़ा कारण है। क्योंकि उसमें जब आप लगातार किसी एग्जाम पर फोकस होते हैं तो उसके बदलते हुए पैटर्न को आप समझ पाते हैं, उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं, किस तरीके की डिमांड आ रही है, आमूलचूल परिवर्तन की क्या आवश्यकता है, चल रही घटनाक्रमों पे आपका नजर पड़ता रहता है। और जब आप मल्टी एग्जाम को देख रहे होते हैं तो आप किसी भी चीज पर नजर नहीं बना पाते, उसकी चीजों को समझ नहीं पाते और इसके कारण आपसे भूल होती है, चूक हो जाती है और आपका फाइनल जो रिजल्ट आता है उसमें नाम आपका नहीं मिलता है। तो अगर आप ये गलती कर रहे हैं, आप मल्टी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं और उसके कारण आप एक भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरा आप सभी से यहां पे अनुरोध है कि सबसे पहले बच्चों की यहां पर काम करना शुरू करिए। हर साल सबसे पहले एक एग्जाम को टारगेट करिए, या तो यूपीएससी या यूपीपीएससी या कोई भी एग्जाम जो आप कर रहे हैं, लेकिन एक बार में एक एग्जाम को टारगेट करें। क्योंकि इन दोनों के एग्जाम में कोई गैप भी नहीं होता है, हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते से ज्यादा गैप मिलता नहीं है और ऐसी स्थिति में आपकी जो तैयारी है वो यहां पर आपको समस्याप्रद हो सकती है। तो यहां पर इस चीज को जरूर देखें, ठीक है। तो यहां पर आपको करना जो प्रयास है, एक तो ये आपको चीज यहां पे जरूर करनी है कि चीजों की तैयारी जो करनी है वो इसके माध्यम से कि मल्टी जो एग्जाम है वो यहां पर आपको नहीं करना है, बल्कि वन टाइम वन एग्जाम को लेकर चलें, 2024 के लिए करना है। दूसरा कारण ये है। दूसरे कारण के बाद मुझे जो तीसरा कारण यहां पे समझ में आता है, आई होप सो हो सकता है ये तो 2 चीजें हो गई। जिन बच्चों का यहां पर ये स्थिति है वो अपना सीसैट को लेकर मल्टी एग्जाम की यहां पे रणनीति है वो खत्म करें। एक तीसरा जो मुझे देखने को समझ में आया, जो मैंने मूल्यांकन किया, कुछ बच्चे यहां पर मुझसे पूछते भी हैं जब पढ़ाते रहते हैं, ऑनलाइन में बच्चे हैं जो पीडीएफ हैं या ऑफलाइन में बच्चे पढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन उनका आता है कि सर उनकी तैयारी पूरी नहीं होती है। मैंने देखा है कि वो कंपटीशन को उन्होंने ज्वाइन ही किया है, कोचिंग क्लासेस उन्होंने शुरू ही की हैं, 2-4 महीने या 6 महीने उन्होंने पढ़ाई की है, अभी उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, लेकिन वो अगर एग्जाम का नोटिफिकेशन आ गया तो वो एग्जाम में बैठना चाह रहे हैं, ठीक है, वो एग्जाम देते भी हैं। तो यहां पर ऐसे बच्चों के सिलेक्शन के चांसेस वैसे भी नहीं, सिर्फ वो वहां पे संख्या बढ़ाने चले जाते हैं। तो सबसे जरूरी जो पहलू है यहां पे देखिए, ये एग्जाम कोई छोटा मोटा एग्जाम नहीं है कि 2-3 महीने पढ़ करके आप यहां पर इस एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। यूपीपीएससी जो है स्टेट का सबसे बड़ा यहां पर आपका एग्जाम है और इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपकी तैयारी भी उस लेवल की होनी चाहिए। आपने तैयारी करनी शुरू ही की है और आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाह रहे हैं। आपको पता है इस एग्जाम में कंपटीशन आपका किससे है। यहाँ पे ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो 5-5, 6-6 साल से तैयारी कर रहे होंगे, कुछ ऐसे भी अभ्यर्थी होंगे जो यहाँ पर आपको देखा जिनका मेंस हो गया होगा, कुछ लोग इंटरव्यू से छटकर आ रहे होंगे। आपको compete ऐसे लोगों से करना है और ऐसे लोगों से यदि आपको compete करना है तो उसके लिए जरूरी पहलू यह है कि आप सबसे पहले अपना काम करें कि अपना सिलेबस कंप्लीट करें। जो बताया जा रहा है टीचरों के द्वारा, फैकल्टीज के द्वारा, आपको जो गाइड किया जा रहा है, जिस तरीके से पढ़ने और चीज़ों की शैली, विषय वस्तु पर समझ, पकड़ और अन्य चीज़ों को लेकर आप पहले उस पर काम करें। आप पहले अपने आप को इतने इस लेवल पर लेकर आइए कि आप इन लोगों को compete कर सकें। तो एक बड़ी यहाँ पे जो कमी आती है कि अधूरी जो होती है तैयारी के साथ, आप अधूरी तैयारी कि आपकी तैयारी ही यहां पर अधूरी है और आप इस एग्जाम में compete करना चाहते हैं। और तीसरा जो रीजन मुझे यहां पे समझ में आया कि अधूरी तैयारी के साथ आप इस एग्जाम को compete करते हैं और ऐसी स्थिति में आपका ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि देखिए, कभी भी मैदान में, कभी भी युद्ध में आपको उतरना है तो सबसे पहले ये जरूरी है कि आप युद्ध की स्थिति को समझते हो। युद्ध में किसी भी प्रकार के कह सकते हैं चुनौतीपूर्ण स्थिति का आप सामना करने में सक्षम हो। किसी भी कह सकते हैं कि जिसके बारे में आपने सोच कर नहीं गए हो, ऐसी जब परिस्थितियां भी आपके सामने आए तो उसके लिए भी आप प्रिपेयर्ड हो। और अगर आप ऐसे नहीं हैं तो फिर आपकी तैयारी पूरी नहीं है।
तो मेरा यहाँ पर सभी ऐसे बच्चों से जो कि पूरी प्रिपरेशन किए बिना इस एग्जाम को बैठ रहे हैं, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि 2023 में आपने ये गलती कर दी है, लेकिन 2024 में नहीं करना है। ऐसे बच्चे ही इस एग्जाम को जरूर यहाँ पर देखिए। एग्जाम में बैठना बड़ी बात नहीं है, एग्जाम को क्वालिफाई करना बड़ी बात है। तैयारी में 1 साल लग सकता है, मैं कहता हूं 2 साल लग सकता है। 2 साल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी सिलेबस इतना बड़ा है कि आपको 1.5 साल 2 साल लग ही जाएंगे इस एग्जाम के प्रिपरेशन को पूरी तरीके से कवर करने में। लेकिन मैं कहता हूं 2 साल बाद आप इस एग्जाम को दीजिए, लेकिन 2 साल बाद जब आप प्रिपेयर्ड होंगे तब इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का जो कॉन्फिडेंस होगा वो अलग होगा। अन्यथा की स्थिति में आप 6 महीने में एग्जाम देने चले जाते हैं, एग्जाम होता नहीं है और आप डिमोटिवेट अलग हो जाते हैं। फिर आप परेशान होना शुरू हो जाते हैं, सर होगा कि नहीं होगा, तैयारी की सर कैसी थी, सर इतना पढ़ा तो था, फिर भी देखा जाए तो वो सारे क्वेश्चन भी मुझसे हल नहीं हुए। तो ये सारी क्या हैं, ये समस्याएं हैं। फिर आपको जो होते हैं मोटिवेट होने के बाद आप डिमोटिवेट होना शुरू हो जाए, क्योंकि आप तैयारी के अपने पहले ही चरण में हैं। तो यहाँ पे ये गलतियां ना करें, क्योंकि इससे आपकी जो कह सकते हैं आपने जो सफ़र करना शुरू किया है वहाँ के शुरुआती चरण में ही आपके समक्ष समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। तो इसलिए यहां पर ऐसी गलतियां ना करें, अधूरी तैयारी के साथ एग्जाम में नहीं बैठना है। तो 2024 में वही बच्चे एग्जाम को देने जाएंगे जिनकी तैयारी यहां पर आपको उस लेवल की होगी, पूरी होगी, सिलेबस कंप्लीट होगा, सब सारा काम यहां पे कंप्लीट होगा, तब इस एग्जाम में कंपटीशन के लिए बैठना है। एक चीज और, ये भी एक समस्या है। 3 कारण हमें समझ में आ गए। चौथा रीजन क्या है? चौथा रीजन जो मुझे समझ में आता है आप लोगों का, जो कि मुझे देखने को मिलता भी है कि यहाँ पे क्या है, तो इसको लेकर अगर हम देखें चौथे रीजन में मुझे जो समझ में आया है वो है रीजन आपका कि एग्जाम से पहले बहुत कुछ पढ़ा जाता है। बहुत कुछ पढ़ा जाता है, लेकिन जब तक आप किसी चीज को लेकर मल्टीपल टाइम रिवीजन नहीं कर पाते हैं वो आपकी तैयारी पुख्ता नहीं होती। कहने का मतलब, किसी एक काम को यदि आपने एक बार किया तो आप उसमें पारंगत नहीं हो जाते, आप उसमें कुशल नहीं होंगे। किसी काम में कुशल होने का मतलब है आप उसी काम को बार बार करें, बार बार करें, बार बार करें। और जब आप मल्टीपल टाइम एक ही काम को करते हैं तब जाकर उस काम में आप अभ्यस्त हो पाते हैं। जैसे गाड़ी चलाने को लेकर ही हम बात करते हैं, कोई ड्राइविंग करना एक बार में नहीं सीख जाता है, ठीक है। ड्राइविंग करने के लिए आप किसी को हायर करते हैं, वो आपको सिखाता है, वो सिखाता भी एक दिन नहीं है, वो सिखाता भी करीब 15-20 दिन है, लेकिन उसके बाद भी आप पारंगत नहीं होते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी गाड़ी लेते हैं, ठीक है। अपनी गाड़ी को भी आप धीरे धीरे चलाते आपको हो सकता है 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने लग जाए पूरी तरीके से अभ्यस्त होने में। लेकिन ये तभी होगा जब आप लगातार गाड़ी को चलाते रहेंगे, ठीक है। तो यहां पर भी यही, पढ़ाई को लेकर भी यही कि आप पढ़ बहुत कुछ लेते हैं, एक ही टॉपिक के कई सारे यहां पर देखे जाएं तो रिसोर्सेज पढ़ डालेंगे। इतिहास को पढ़ना शुरू किया तो पता लगा आपने 10 बुक पढ़ डाली, ठीक है, लेकिन हर बुक को एक बार पढ़ा या नोट्स ही पढ़ा, एक ही बार पढ़ा। तो इससे क्या होता है, आपका रिवीजन नहीं हो पा रहा है, आपको कोई चीज पूरी तरीके से याद आप नहीं कर पा रहे, आपने उस पर कमांड हासिल नहीं की, बस आप पढ़ते जा रहे हैं। तो यहां पे एक समस्या जो आती है रिवीजन की, एग्जाम से पहले आप रिवीजन जरूर करें। कोर्स कंप्लीट करना ही बड़ी बात नहीं है, बल्कि कोर्स को कंप्लीट करने के साथ साथ उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करना भी उतना जरूरी है। उनके कीन पॉइंट्स बनाइए, नोट्स बनाइए, इन्फोग्राफिक्स बनाइए। आपको उसको इतना आपको अभ्यस्त हो जाना है कि आपको कहीं से कुछ भी क्वेश्चन पूछा आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए, ठीक है। आपके सामने वो क्वेश्चन है, आपको देख के तुरंत याद आना चाहिए कि हाँ ये क्वेश्चन क्या है। दुविधा नहीं होनी चाहिए, और ये दुविधा, कंफ्यूजन तभी होता है जब आपने किसी चीज को अच्छे से पढ़ा नहीं होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर जो चौथा जो सजेशन जो मुझे असफलता का एक रीजन निकल कर आता है, ये बहुत सारे बच्चों की समस्या है कि उनका रिवीजन अच्छा नहीं हो पाता है, एग्जाम देने चले जाते हैं एक बार पढ़ करके, या सिलेबस उनका कंप्लीट हो गया तो उन्हें लगता है तैयारी पूरी है। देखिए यहाँ पे बिना रिवीजन के आप इस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं। एक बड़ा रीजन मुझे ये समझ में आता है। तो यहाँ पे 4 रीजन हो गए। 5वां रीजन क्या है यहाँ पर आपको देखा जाए तो इन सारी चीजों को लेकर के जो बार बार जो मुझे यहाँ पे समझ में आता है कि चीजों को हर एक चीज करने का अपना एक तरीका यहाँ पर है, ठीक है। एक तो यहाँ पर है रिवीजन की हो गई, 4 कारण जो मुझे यहाँ पे अब तक समझ में आ गए हैं, आई होप। हाँ, एक चीज और, यहाँ पर आप सभी का हो सकता है किसी का एक से ज्यादा ये कारण निकल कर आए,
या किसी का एक कारण निकल कर, या हो सकता है इनमें से कोई कारण ना हो, तो वहाँ पर आप ज़रूर बताएं कि आपको क्या यहाँ पर लगा, किस तरीके की यहाँ पर आपको समस्या आपके साथ रही। और यानी पांचवा जो रीज़न यहाँ पे आता है कि मुझे लगता है कि जो एक रणनीतिक विफलता है वो यहाँ पर एक रीज़न बनती है। रणनीतिक विफलता, देखिए रणनीति का होना मतलब एक दिनचर्या का होना, एक अनुशासित पाठ्यचर्या का होना, जीवन शैली का होना, एक अच्छा टाइम टेबल यहाँ पर होना, ये सब भी उतना ही ज़रूरी है। अगर ये सारी आपके पास कमी है, ठीक है, अगर ये पहलू आपके पास है, आप इनमें अच्छे नहीं हैं कि कोई काम आपको सिस्टमेटिक ढंग से नहीं करते हैं, कभी कुछ किया कभी कुछ किया, टॉपिक ही या सब्जेक्ट ही पढ़ रहे हैं, आज कुछ पढ़ा कल कुछ पढ़ लिया, टाइम टेबल नहीं है उठने सोने का कोई, एक देखिए एक कह सकते हैं कि अभ्यर्थी होने के नाते आपकी लाइफस्टाइल जो है ना वो बहुत अनुशासित होनी चाहिए। इस अनुशासित दिनचर्या के अंतर्गत आपको अच्छा खाना चाहिए, अच्छा पीना, अच्छा सोना, पढ़ाई का टाइम फिक्स होना, हर चीज़ को कार्य करने की एक शैली और एक अनुशासित यहाँ पर जीवन शैली होनी चाहिए। इसके माध्यम से इसका जो प्रभाव आपको पड़ता है ये आपके पढ़ने की शैली पर पड़ता है, आपका जो दिमाग होता है किसी चीज़ को कैप्चर करने की अच्छी क्षमता आपकी विकसित होती है। अन्यथा की स्थिति में क्या होता है, आप फ्रस्ट्रेट होते हैं, पढ़ाई आप घंटों करते हैं लेकिन उससे क्या होता है, रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि आपके अगर एक अनुशासित जीवन शैली अगर आपकी नहीं है, पढ़ने का एक फिक्स टाइम टेबल नहीं है, या है भी तो आप उसे फॉलो नहीं करते हैं, तो ये सारी जो समस्याएं हैं वो आपकी असफलता का एक बड़ा कारण है। आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पता लगा आप घूमने के बहुत शौकीन हैं, पता लगा 4 दिन कोचिंग है या फिर आपने 4 दिन सेल्फ स्टडी की, उसके बाद 3 दिन गायब है, जो पढ़ा था वो भी गायब हो गया, ठीक है। या फिर कहीं चले गए त्योहार में 15 दिन महीना के लिए, या फिर कहीं शादी फंक्शन चल रही हैं तो आप हर दूसरे महीने शादी फंक्शन अटेंड कर रहे हैं, और गए तो 1 दिन के लिए तो आए 4 दिन बाद आ रहे हैं। तो ये सारी जो स्थितियां हैं ना, ये सब आपके लिए एक बड़ी समस्या है कि आप अनुशासित नहीं हैं अपने जीवन में। और अगर ऐसा है तो ये भी एक बड़ा रीज़न है आपकी असफलता के पीछे। तो मेरे ख्याल से आपके इन 5 कारणों को यहाँ पर जो मैंने आपको बताया है, अगर ये 5 कारणों में से कोई भी एक कारण है, या हो सकता है किसी को 5 कारण हो, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनके लिए बहुत मेहनत करने की बात है। लेकिन अगर मैं कहता हूं कोई भी एक कमी है, 2 कमी है, तो मेरा जो सवाल था ये पहले सवाल का जवाब है कि यूपीपीएससी में मेरा इस साल यहाँ पे सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है। मुझे ये 5 कारण समझ में आए कि देखिए मेरा अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो मुझे ये लगता है कि आपका इन 5 में से कोई ना कोई रीज़न ज़रूर रहा होगा कि आप यहाँ पे सफल नहीं हुए हैं। अब यहाँ पर अगली बात आती है कि दूसरे क्वेश्चन का सवाल कि 2024 में यूपीपीएससी सिलेक्शन में कैसे हो जाएगा। यूपीपीसीएस अगर आपको सेलेक्ट होना है, यूपीपीएससी में आपको क्वालिफाई करना है, फाइनल आपको अपना नाम देखना है, तो उसके लिए करना है कि अपनी कमियों को दूर करना। इसका एक सिंपल सा जवाब है, कमियों को दूर करना। और कमियां क्या हैं वो मैंने आपको यहाँ पर ऑलरेडी डिस्कस 5 कल दी हैं। अगर ये कमियां हैं तो इन्हें ही दूर कर लीजिए। अगर ये आप दूर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको 2024 में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको 2024 में सिलेक्शन को लेकर के एक टाइम टेबल फिक्स करूंगा, सेल्फ स्टडी प्रोग्राम भी आपके लिए बनाऊंगा, अन्य चीज़ों को लेकर डिस्कस करूंगा और सारी चीज़ों के एक सेटअप बना कर दूंगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आप यहाँ पर अपनी यहाँ पर कमियों को दूर करने का प्रयास करें। आप दृढ़ संकल्प लें कि हमें भी यहाँ पर इसे दूर करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2024 के सिलेक्शन को लेकर के एक मुहिम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, यूपीपीएससी 2024 मेंटरशिप प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम के माध्यम से मैं आप सभी को गाइड करूंगा कि 2024 के लिए आपकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, पढ़ाई कैसे यहाँ पर करनी है, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, किस चीज़ों को कैसे पढ़ना चाहिए, सब्जेक्ट को लेकर रणनीति क्या होनी चाहिए, हर एक पहलू को लेकर इन डिटेल। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में कमेंट बॉक्स में ज़रूर सब बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप भी मेरे यहाँ पर विचारों से सहमत हैं, आपके अंदर यहाँ पर कौन सी कमी है, और मेरे साथ यहाँ पर रेगुलर रूप से जुड़े रहना है। हम 2024 को टारगेट करके यहाँ पर बहुत ही जल्दी इसको लेकर एक मेंटरशिप प्रोग्राम शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।